बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। चलिए अब हम क्लास 4 का एसएसटी आज पढ़ेंगे। इस एसएसटी में आज जो हम लोग का चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में आज हम लोग का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग का चैप्टर है डिस्कस करना, उसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। भारत के बारे में आप जानते हैं कि भारत क्या है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है। तो इस तरह से भारत को कई सारे अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से कुछ स्टेट के बारे में जिसकी संख्या टोटल 7 है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टोटल 7 स्टेट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों इस स्टेट के बारे में हम लोगों को अलग से पढ़ना है, इन 7 स्टेट का क्या विशेषता है, इस सभी का हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस से पहले आप लोग एक बार इसके कीवर्ड्स को नोट कर लें। कीवर्ड को अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में काफी सुविधा होगी। आइए हम लोग एक बार इस कीवर्ड को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रीजन, रीजन में क्षेत्र, सिचुएटेड, स्थित, नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न जो ऊपर आपका चैप्टर में का नाम भी है, नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब होता है उत्तर पूर्व, यानी कि डायरेक्शन है। देखिए ये जो उत्तर का क्षेत्र है, ठीक है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ठीक है, तो इस बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग उत्तर पूर्व का क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑक्यूपेशन, कल्चर, फेस्टिवल। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है पेशा, यानी काम करने के लिए, पैसा अर्जन करने के लिए हम लोग जो काम करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापार है, कोई अलग बिजनेस करता है, जो भी काम करता है जिससे उसको पैसा आता है उसको पेशा कहते हैं। कल्चर मीन्स संस्कृति, फेस्टिवल मीन्स पर्व, ड्रेस मीन्स पोशाक, टूरिस्ट मीन्स पर्यटक। पर्यटक मतलब घूमने फिरने जो लोग आते हैं हम लोग पर्यटक कहते हैं। ट्राइब, ट्राइब मीन्स जनजाति। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, सबसे पहले आप भारत का मैप, इसके प्रीवियस चैप्टर में द हिमालय जो आप पढ़े, हिमालय वाले चैप्टर में भारत का मैप दिया हुआ है। तो आप भारत का मैप को खोलिए, मैप को देख करके आप समझ में आएगा आपको कि ये जो एरिया है, जैसे ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ का जो एरिया आता है, ये एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, सभी स्टेट्स इसी जगह अवस्थित हैं। ठीक है, तो इसी ये यहाँ पे अवस्थित है। ये 7 स्टेट है टोटल। इसमें कितने स्टेट आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का वो है 7। ये 7 स्टेट है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड लास्ट त्रिपुरा। ये 7 स्टेट जो है इसी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं। और इसका एक निक नेम भी है, क्योंकि इसकी संख्या टोटल कितनी है, 7 है, इसलिए इसका निक नेम जो है वो क्या है, 7 सिस्टर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए ये सर्कल में 7 सिस्टर्स इसका निक नेम है। यानी जब भी 7 सिस्टर्स की बात करी जाए तो आप समझ लेंगे कि वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 7 स्टेट्स को अलग से हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपका होम स्टेट है, इसी तरह से ये एक स्टेट है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब डिफरेंस नहीं है तो फिर हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। तो भारत में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के लिहाज से, यानी कि विविधताओं के लिहाज से अगर इन स्टेट्स को देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ह्यूज डाइवर्सिटी सिचुएशंस आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दोज आर फॉलोइंग, वी कैन फॉलो। फर्स्ट, लैंग्वेज। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं। आप एक बार इसको भी नोट कर लेंगे 7 स्टेट्स को और याद करेंगे, आप डायरेक्शन को समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इस स्टेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले डाइवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है विविधता। यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखिए। डाइवर्सिटी किस परिस्थिति को हम कहते हैं,
भारत को एक ह्यूज डाइवर्सिटी कंट्री माना जाता है, लेकिन डाइवर्सिटी क्या है इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इससे आपको काफी अच्छे तरीके से ये समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे दिया गया है वो है आपका लैंग्वेज। एक बॉक्स बना हुआ है, देखिए हम अगर मानते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये बॉक्स को हम नॉर्थ ईस्ट एरिया मान लेते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज देखिए एक ही जगह पर, यानी कि एक ही नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आप नोट करें कि कितना लैंग्वेजेस बोला जाता है। ठीक है, जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज है नॉर्थ ईस्ट का, वो सब कितना सारा लैंग्वेज यहाँ पे बोला जाता है। देखिए आसामी है, बंगाली है, हिंदी है, मणिपुरी है, इसके अलावा इंग्लिश भी इस्तेमाल किया जाता है एक बड़े क्षेत्र में। नागालैंड का आधिकारिक भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो देखिए कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट इसको हम लोग मानते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखिए इतना सारा लैंग्वेज, यानी कि एक ही जगह पर जब कई तरह के अलग अलग वैरायटी में कोई चीज पाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं या विविधता कहते हैं। तो लैंग्वेज आपका क्लियर हो गया कि देखिए वहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज बोला जाता है, ये सब कुछ लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फेस्टिवल्स। तो यहाँ जो कुछ फेस्टिवल्स दिखाए गए हैं, लेकिन डिटेल में आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पेज नंबर आपका 19 से ये चैप्टर शुरू होता है। कहाँ से होता है? पेज नंबर 19। तो पेज नंबर 19 से आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल मिलेगा। यहाँ देखिए फेस्टिवल का कुछ एग्जाम्पल दिया गया। हम लोग इस बॉक्स को नॉर्थ ईस्ट एरिया मानते हैं, ठीक है। अब देखिए बिहू, कामपोंग बैंक, लाई हराबा, ये सब वहाँ का लोकल फेस्टिवल्स, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया में मनाया जाता है। तो देखिए एक ही जगह पे कितना अलग अलग वैरायटी का फेस्टिवल्स। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि पर्व त्योहार का भी काफी बड़ा विविधता देखने को इस क्षेत्र में मिलता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। देखिए यहाँ का जो फेस्टिवल्स है उसका एक विशेषता है कि यहाँ जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सभी क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी कृषि पर आधारित पर्व त्योहार यहाँ पे ज्यादातर मनाई जाती है। नेक्स्ट देखिए हमारा है ड्रेस, यानी कि अब डाइवर्सिटी में ड्रेस भी आता है कि वहाँ पे एक छोटे से क्षेत्र में, इसको नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इनाफी सारोंग, ये जो इनाफी और सारंग है ये मणिपुर का ड्रेस है। तो यहाँ पे देखिए कि और भी बहुत सारे ड्रेस अलग अलग पूरे 7 स्टेट में काफी सारे अलग अलग ड्रेसेस पहने जाते हैं। तो देखिए जैसे इनाफी है, ये क्या है, महिलाएं ऊपर से एक दुपट्टे की तरफ पहनती है, उसे इनाफी कहते हैं। सारंग का मतलब स्कर्ट होता है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म में स्कर्ट है आप लोग पहनते हैं उस तरह से। उसके बाद देखिए नीचे है मेखाली चादर, आप देखे होंगे आपके बुक में भी दिया हुआ है मेखाली चादर। इसमें क्या होता है कि पूरे चादर की तरह महिलाएं एक परिधान पहनती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऑरेंज कलर में महिलाएं पहनी हुई है, इसी को मेखाली चादर बोलते हैं। ये असम का ड्रेस है। तो इस तरह से आप इस चैप्टर पर स्टडी करेंगे तो डिटेल्स में समझ सकेंगे कि क्या है डाइवर्सिटी इंडिया। तो इतने बड़े डाइवर्सिटी के कारण ही भारत का जो ये सब क्षेत्र है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये काफी अच्छे तरीके से हमें समझना होगा तो हम इसके डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। यहाँ देखिए ऑक्यूपेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन इस क्षेत्र का हम लोग जानेंगे कि क्या है, यहाँ का ऑक्यूपेशन और दूसरे जगह का ऑक्यूपेशन कैसे दोनों में एक डाइवर्स है, कैसे भिन्नता पाई जाती है, इसको समझिए। देखिए यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो रहने के लिहाज से काफी दुर्गम एरिया पड़ता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे हमारे यहाँ जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, बहुत कम है या अभाव है हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है उसका एक बड़ा क्षेत्र जंगल है, ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जंगल है, पहाड़ है। तो घना जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। कई सारी नदियाँ हैं जो सालों भर बहती है, सलानी रख है। तो इन सब के चलते वहाँ का ऑक्यूपेशन भी उसी तरीके का, ठीक है, जो अन्य भारत के हिस्सों से भिन्न है। जैसे यहाँ जो पेशा है, ऑक्यूपेशन है, जो लोग काम पैसा अर्जित करने के लिए लोग जो काम करते हैं वो क्या है मुख्य रूप से, तो आर्ट। देखिए यहाँ के लोग जो हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी हेरिटेजियस प्रॉपर्टी है उनका आर्ट, ठीक है, यानी कि विरासत में उन्हें ये मिलता है, एक दूसरे को सिखाते हैं और सीखते हैं। ये लोग बहुत ही आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब हाथ
जो है वो हस्तकला में काफ़ी निपुण होते हैं। तो हस्तकला में निपुण होने के चलते यहाँ के लोग अलग अलग तरह का ऑक्यूपेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी से इनका जीविकोपार्जन होता है, इसी से इनको पैसा आमदनी होता है। जैसे देखिए एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई का काम होता है। जैसे आप साड़ी में या फिर स्वेटर में, शॉल में देखते हैं कि उसके बॉर्डर पे काफ़ी अच्छे तरीके से डिजाइनिंग की जाती है, बॉर्डर डिजाइनिंग, जिसको कढ़ाई भी बोलते हैं। तो वहाँ के लोग कढ़ाई करते हैं बहुत सुंदर सुंदर। आप देखते हैं कि आपके यहाँ जो शॉल आता है ठंड के दिनों में पहनने के लिए, स्वेटर आप यूज़ करते हैं, उन सबका बॉर्डर जो होता है वो काफ़ी डिजाइनिंग होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद बास्केटरी, यहाँ के लोग बांस को बास्केट बनाने में इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत टोकरियाँ बनाया करते हैं। आप देख सकते हैं फिगर में भी, बुक में फिगर उपलब्ध है। इसके बाद देखिए वेविंग, कढ़ाई और बुनाई भी वहाँ पे काफ़ी होता है। बुनाई होता है उधर का आप देखेंगे शॉल वगैरह जो आता है उधर से बुना हुआ, या काफ़ी वो लोग जो पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अंग रखा है या फिर घाघरा है, ये सब जो बुन करके वो पहनने में इस्तेमाल करते हैं। तो कढ़ाई बुनाई इधर का काफ़ी इस्तेमाल है। इसके बाद एग्रीकल्चर जो है वहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, यानी कि मेनली वो लोग खेती पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे तैसे खेती होती है। खेती करना भी नॉर्थ ईस्ट एरिया में आसान नहीं होता है, काफ़ी टफ काम होता है, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें ज़्यादा समतल नहीं है, हर जगह कहीं ऊंचा नीचा पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए काफ़ी कठिनाइयाँ होती है खेती में। लेकिन फिर भी वो लोग खेती करते हैं और उनका पर्व त्यौहार भी खेती से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि पर्व त्यौहार और खेती को भी वो लोग पर्व त्यौहार की तरह मनाते हैं और पर्व त्यौहार को भी वो लोग खेती इंक्लूड करते हैं। तो एग्रीकल्चर वहाँ का काफ़ी मेन है। और एग्रीकल्चर में बेसिकली स्टेपल फूड जो है वहाँ का वो चावल है, यानी नॉर्थ ईस्ट में चावल का भी उत्पादन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। इसके बाद देखिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। नॉर्थ ईस्ट में पशुपालन भी एक व्यवसाय की तरह प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इन सब से भी इनका जीविकोपार्जन अच्छे तरीके से चलता है। तो ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट का एक दृश्य देखें। नॉर्थ ईस्ट प्लेस इन सब विशेषताओं के साथ साथ टूरिस्ट प्लेस भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे है, जहाँ पूरे देश नहीं दुनिया से लोग आते हैं और घूमना पसंद करते हैं। ये अपनी प्राकृतिक खूबसूरतियों के चलते, प्राकृतिक छटाओं के चलते पूरे दुनिया के पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे देखिए तवांग, ये अरुणाचल प्रदेश का ये 400 वर्ष पुराना एक बौद्धिस्ट टेम्पल है, बौद्ध स्तूप है, जहाँ पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं घूमने। उसके बाद देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का ये काजीरंगा नेशनल पार्क एक काफी अच्छा जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ पे अलग अलग तरीके का जानवर के रहने का स्थान है। विशेष रूप से ये गेंडे के प्रजनन के लिए जाना जाता है और ये जंगल भी, ये इस नेशनल पार्क को भी लोग घूमने आते हैं दूर दूर से। यहाँ पे बहुत तरह के जानवर, पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। शिलोंग एक अच्छा सा हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। ये हिल स्टेशन जो है, यहाँ लोग गर्मियों का छुट्टी बिताना पसंद करते हैं, यहाँ लोग आनंद लेने आते हैं। कोहिमा नागालैंड में स्थित है, जो काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ भी लोग घूमने आते हैं। तो ये सब कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट का एक अच्छा सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ कभी मौका मिले आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं। देखिए कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है नॉर्थ ईस्ट एरिया का, ये जो 7 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स है, उसका कल्चर क्या है? तो कल्चर में मुख्य रूप से यहाँ का जो रिलीजन है, वो रिलीजन्स में ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी फॉलोअर्स है, ठीक है। यानी कि अधिकतर लोग, जैसे नागालैंड है, मिजोरम है, यहाँ के ज़्यादातर जो समुदाय है वो क्रिश्चियनिटी को फेवर करते हैं, यानी कि क्रिश्चियनिटी के, ईसाई धर्म के अनुयायी हैं, क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स हैं। इसके बाद कुछ समुदाय, यानी नॉर्थ ईस्ट में जो ज़्यादातर समुदाय है वो ट्राइब्स है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स में आता है। यानी शेड्यूल ट्राइब्स का ये मतलब होता है कि यहाँ काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो प्रकृति के बीच, प्रकृति के साथ जुड़े अपने आप को सुखद महसूस करते हैं, और वो आज भी आधुनिकीकरण से, आधुनिक सुख सुविधाओं से काफ़ी दूर है और परंपरागत तरीके से अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। ये लोग ट्राइब्स कहलाते हैं। ये लोग किसी धर्म को नहीं मानते, फिर भी इन लोगों का जो अपना धर्म है, अपना तौर तरीका, वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे भी जो न क्रिश्चियनिटी मानते हैं, न बौद्धिज्म मानते हैं, न हिंदू है, न इस्लाम। तो इन लोगों का अपना एक स्टैंडर्ड है, रहने का तौर तरीका है। नेक्स्ट है बौद्धिज्म।
नॉर्थ ईस्ट एरिया में बौद्धिज्म का भी प्रचार बहुत बड़े स्तर पे हुआ। काफी सारे वहाँ पे बौद्ध मॉनेस्ट्री है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया, काफी प्राचीन बौद्ध मॉनेस्ट्री पाए जाते हैं। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म का भी अच्छा प्रसार हुआ। समय समय पर दलाई लामा वहाँ आते रहते हैं प्रचार के लिए। तो ये भी एक इसका बड़ा फैक्टर है बौद्धिज्म का प्रसार होने का। उसके बाद देखिए एक और कारण है कि चाइना का बॉर्डर भी नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर होता है। तो इस कारण भी बौद्ध धर्म का वहां से काफी अच्छा कनेक्टिविटी चाइना और भारत के बीच होता है। सेरेमनीज देखिए यहाँ पे लोग अलग अलग पर्व त्योहार में या फिर शादी विवाह के मौके पर या कोई भी धार्मिक कार्य के मौके पर वो क्या क्या सेरेमनी में क्या आयोजन होता है। तो उसमें फोक डांस, यानी कि फोक डांस का मतलब होता है समूह में डांस करना। ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया का डांस है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का डांस है, वो आप देखेंगे वो लोग ग्रुप डांस करना पसंद करते हैं। उन लोगों का जितना भी डांस है उसमें मोस्टली ग्रुप में होता है। तो इस ग्रुप डांस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर के और डांस करते हैं। यह डांस उनके अनुशासन का एक प्रतीक होता है, उनके एकता का एक प्रतीक होता है, जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं कि वो कैसे यूनाइट रहते हैं। जैसे आप एक बम्बो डांस देख सकते हैं। ये बम्बो डांस में लोग बांस के साथ अलग अलग तरह का नृत्य करते हैं। उसके बाद सॉन्ग, इनका सॉन्ग भी ये लोग काफी लोकगीत, वहाँ का स्थानीय गीत जो है वो काफी प्रचलन में रहता है। तो ये लोग लोकल सॉन्ग्स भी काफी अच्छे तरीके से और ग्रुप में गाना पसंद करते हैं। ये हम लोग का पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का था। आप लोग इस बुक को पढ़ें, इसमें अलग अलग 7 स्टेट्स को डिवाइड करके उसका कल्चर, ऑक्यूपेशन, ज्योग्राफी सारा चीज दिया हुआ है। आप लोग इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में एंड में मैं बता रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कि विशेष महत्व है आपके जनरल नॉलेज के लिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। किसका? नॉर्थ ईस्ट में। यानी नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट है टोटल? 7। तो 7 में जो सबसे बड़ा स्टेट है, 7 में वो 1 नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल। और इसके बाद एक और कंट्री है मेघालय। आप नाम सुन रहे हैं, मेघालय। मेघालय मतलब क्या होता है? मेघों का देश, मेघालय। मेघ मतलब क्या होता है? बादल, क्लाउड। और आले मतलब घर। यानी कि मेघालय को बादल का घर कहते हैं, मेघों का देश, मेघों का जगह कहते हैं। क्यों? यहाँ पे बहुत अधिक बारिश होती है। यानी सबसे अधिक बारिश का जो क्षेत्र है मानसीराम, वो यहीं पे अवस्थित है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए अधिक बारिश के कारण इसका नाम मेघालय दिया गया। इसके अलावा एक है अरुणाचल प्रदेश, जो मैंने अभी बताया कि एरिया के हिसाब से बड़ा स्टेट है। इसको उगता हुआ सूरज की भूमि भी कहते हैं, यानी उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो विशेष था इस चैप्टर का, कुछ चुनिंदा तथ्यों को मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और काफी कुछ सीख सकते हैं। हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर को आप लोग स्टडी करने के बाद इसका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, बुक का एक्सरसाइज बनाएंगे। इसके अलावा बुक का जो इम्पोर्टेंट आपको समरीज दिया जाता है एंड में, चैप्टर के एंड में, उसको भी आप स्टडी करेंगे। थैंक यू।